नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू सरकार स्टडी बेस। तो चलिए आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी पेपर 2 जो मेंस का है उसके अंतर्गत पार्ट बी और इकाई 1 के अंतर्गत हम देखने वाले हैं राजकोषीय नीति के बारे में। तो चलिए यहाँ पे इसके बारे में हम देख लेते हैं। यहाँ देखेंगे हम बजट और राजकोषीय नीति के बारे में। तो होता क्या है इसके बारे में विस्तार से जानेंगे। पहले हम जानेंगे बजट क्या होता है, फिर राजकोषीय नीति क्या होती है, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है, सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। तो पहली चीज़ तो होती है बजट होता क्या है। बजट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष का मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का जो भी कंप्लीट जो ड्यूरेशन रहता है उसको एक वित्तीय वर्ष बोलते हैं। तो इसके संबंध में सरकार के जो आर्थिक दृष्टिकोण है उसको प्रस्तुत करने का काम कौन करता है, एक बजट करता है। और बजट को एक वित्तीय दस्तावेज भी हम बोल सकते हैं। इसमें विभिन्न स्रोतों से होने वाली आय एवं विभिन्न स्रोतों से होने वाले जो व्यय है, मतलब सिंपल सी बात अगर बोलें तो आय और व्यय का जो लेखा जोखा होता है एक वर्ष के अंतर्गत गवर्नमेंट की जो भी आर्थिक दृष्टिकोण है, आर्थिक नीतियाँ उसके संबंध में, तो इसको प्रस्तुत करने का काम जो दस्तावेज करता है, जो वित्तीय दस्तावेज करता है उसको हम बोलेंगे बजट। और बजट किसी देश की आर्थिक स्थिति एवं सरकार की प्राथमिकताओं का परिचायक होता है, यानी कि उनको जो है दृष्टिकोण उस सभी दृष्टिकोण को यहाँ पे प्रस्तुत करने का काम करता है। सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट एक सामान्य व्यक्ति से लेकर एक बृहद उद्योग जो औद्योगिक गतिविधियाँ है तक जो है सभी रूप से अगर देखें तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इसको प्रभावित करता है। तो ये तो बात हो गई मुख्य रूप से बजट की। अब यहाँ हम देखेंगे सार्वजनिक बजट होता क्या है। सार्वजनिक बजट यानी पब्लिक बजट जिसे हम बोलते हैं। तो पब्लिक बजट की अगर बात करें तो यहाँ पे सार्वजनिक बजट के अंतर्गत सभी स्रोतों से प्राप्त सरकार यानी कि केंद्र और राज्य दोनों सरकार इसके अंतर्गत आती है, उसकी समस्त आय तथा समस्त जो मद होती है उस पर होने वाला जो व्यय होता है उसको सम्मिलित यहाँ पे किया जाता है। साथ ही इसके अंतर्गत संपादित किए जाने वाले समस्त नियोजात्मक एवं प्रबंधकीय जो कार्य है उसका भी विवरण होता है। इसके अलावा हम देखें तो बजटीय वर्ष हमको पता है कितना होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। मतलब इसको एक बजटीय वर्ष भी बोलते हैं, एक वित्तीय वर्ष भी बोलते हैं, जिसमें हम ये कंप्लीट ड्यूरेशन शामिल करते हैं। साथ ही भारतीय संविधान में हम देखें तो अनुच्छेद नंबर 112 क्या बोलता है, इसके अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्तियां तथा व्यय जो है उसका विवरण संसद के समक्ष रखना आवश्यक होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, वार्षिक वित्तीय विवरण बोला जाता है, यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसको हम नॉर्मली भाषा में क्या बोलते हैं, बजट। तो हालांकि बजट नाम से संविधान में कोई व्यवस्था नहीं है, उसको क्या बोला जाता है यहाँ पे, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से या एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से इसको जाना जाता है। और सार्वजनिक बजट में हम देखें तो 3 प्रकार के विवरण यहाँ देखने को मिलते हैं। कौन कौन से 3 प्रकार के विवरण? पहला तो है आगामी वित्तीय वर्ष हेतु बजट अनुमान देखने को मिलता है। दूसरा हमको देखने को मिलता है चालू वित्तीय वर्ष हेतु संशोधित अनुमान देखने को मिलता है। और तीसरे की अगर बात करें तो विगत वर्ष की वास्तविक आय एवं व्यय का जो है अनुमान देखने को मिलता है। तो ये देखिए अनुमान नहीं है, इसको तो अनुमान नहीं बोलेंगे, ये तो सही होगा क्योंकि विगत वर्ष का हो गया। और ये दो जो है अनुमानित रूप से यहाँ देखने को मिलते हैं। तो ये 3 चीज़ें अगर हो जाए तो सार्वजनिक जो बजट होता है यानी कि जो पब्लिक बजट होता है उसमें ये 3 प्रकार के विवरण देखने को मिलते हैं। अब आपको ये भी पता होगा ब्रिटिश के अंतर्गत जो वेस्टमिंस्टर प्रणाली है जिसमें संसदीय व्यवस्था ली गई है हमारे यहाँ, तो उसके समान ही भारत में भी जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गए जो प्रतिनिधि होते हैं, अर्थात अगर बात करें हम लोकसभा को, तो लोकसभा को सरकार की वित्तीय स्थिति पर निर्णय लेने का अधिकार दिया गया है। इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 266 के अंतर्गत भारत की संचित निधि के गठन का प्रावधान किया गया है और सरकार के सभी व्यय जो है इसी निधि से किए जाते हैं, परंतु इसके लिए संसद की अनुमति आवश्यक होती है। और बजट वित्तीय प्रशासन द्वारा लोक प्रशासन पर जो है नियंत्रण का एक माध्यम भी कहलाता है। साथ ही हम बात करें यहाँ पे तो जो वार्षिक वित्तीय विवरण होता है जिसे हम बजट के नाम से जानते हैं, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंतर्गत हमको देखने को मिलता है क्या क्या चीज़ें। एक तो मिलता है पिछले वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लास्ट ईयर। और यहाँ दूसरा मिलता है अगले वर्ष का वार्षिक वित्तीय विवरण। अब यहाँ देखिए पिछले वर्ष की अगर बात करें तो यहाँ से आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे देखा जाता है। और इसके अंतर्गत जो है अगले यानी कि एडवांस जो ईयर है उसमें सार्वजनिक बजट जैसे पब्लिक बजट की अगर बात करें तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि अगले वर्ष के अंतर्गत जो भी वित्तीय विवरण आएगा उसमें सार्वजनिक बजट देखने को मिलता है और पिछले वर्ष के अंतर्गत आर्थिक सर्वेक्षण देखने को मिलता है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा हम देख लेते हैं कुछ चीज़ें और, जैसे कि अगर बात करें बजट की, तो बजट का एक इतिहास हम उठाकर देखते हैं कि बजट किस किस प्रकार से यहाँ पे देखने को मिलता है, इस जो जर्नी है उसकी वो क्या हो सकती हैं। तो बजट जो है फ्रेंच भाषा का बोगेट या बुजेट शब्द से बना हुआ है, जिसको इस प्रकार यहाँ पे लिखा जाता है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है चमड़े का थैला।
जो बुजेट है, बुजेट या वोगेट, इसका अर्थ क्या होता है? चमड़े का थैला। सन 1773 की अगर बात करें, सन 1773 में ब्रिटिश वित्तीय प्रस्ताव जो है, ब्रिटिश वित्तीय प्रस्ताव चमड़े के एक थैले में से निकाले गए थे, और उसी समय से बजट शब्द का प्रयोग सरकार के वार्षिक आय व्यय के जो विवरण है उसके लिए किया जाता है। तो ये उसी का मतलब यहाँ से उसी से बना ये शब्द। सन 1803 की बात करते हैं तो यहाँ पे पहली बार 1803 में बजट शब्द का प्रयोग किया गया था, और भारत की में अगर बात करें तो 18 फरवरी 1860 को, मतलब भारत में प्रथम जो बजट है, जब हमारा जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे थी, तो इसी समय 18 फरवरी 1860 को तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, जो वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग जो है कब 1858 में जो आया था कानून, जो मतलब क्राउन का रूल आया था, उस समय ये वायसराय बना दिए गए थे। तो उन्हीं के समय वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, उनकी परिषद के वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन, इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इसलिए जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। जेम्स विल्सन को क्या माना जाता है? भारतीय बजट का प्रणेता माना जाता है। इसके अलावा हम बात करते हैं भारत, जो स्वतंत्र भारत है उसमें बजट परंपरा का जो आधार है वो किसको माना जाता है? वर्ष 1944 में एक निर्मित हुआ था जिसको बोला जाता है बॉम्बे प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। तो बॉम्बे प्लान से संबंधित इसको माना जाता है आधार, और इस प्लान की संरचना या रचना हम देखें तो जॉन मथाई, जीडी बिरला और जेआरडी टाटा, इन तीनों के द्वारा की गई थी बॉम्बे प्लान की रचना, और इसी को बजट, जो स्वतंत्र भारत का बजट है उसका आधार माना जाता है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत का पहला बजट हम देखें 26 नवंबर 1947 को पहले जो वित्त मंत्री थे आर के षणमुगम सेट्टी, इनके द्वारा पेश किया गया था। साथ ही जॉन मथाई को वर्ष 1950 में क्या किया गया? गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट यहाँ पे देखा गया, और जॉन मथाई के द्वारा ये प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, इनको मतलब जो है जॉन मथाई के द्वारा 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश शासन की अगर बात करें तो ब्रिटिश शासन जो है, मतलब ब्रिटिश शासन के दौरान अंग्रेजों ने भारत में बजट प्रस्तुत करने का समय कितना रखा था? 5 बजे। ठीक है, शाम के 5 बजे। क्यों? क्योंकि उस समय जो है ब्रिटेन में क्या होता था? ब्रिटेन में दिन होता था, और उनके वहाँ जो जिस समय बजट प्रस्तुत होता था उसी समय हमारे यहाँ भी होता था, परंतु हमारे यहाँ उस समय शाम के 5 बजे होते थे। स्वतंत्र भारत में वर्ष 1998 तक यही परंपरा चलती रही, परंतु जब 1999 की बात हुई तो 1999 में राष्ट्रीय जनतांत्रिक जो गठबंधन जो सरकार थी, इसके वित्त मंत्री थे यशवंत सिन्हा, इन्होंने बजट प्रस्तुत करने का समय प्रातः 11 बजे कर दिया। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी बजट से संबंधित, यानी बजट की जो हिस्ट्री है वो हमें यहाँ देखने को मिलती है। इसके बाद हम देखते हैं अब वित्तीय वर्ष की। वित्तीय वर्ष होता क्या है? यानी कि फाइनेंशियल ईयर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे 3 चीज़ें शामिल की जाती है। एक तो होता है पिछला वर्ष यानी लास्ट ईयर, फिर होता है करंट यानी कि वर्तमान में, और एक होता है एडवांस ईयर। 3 चीज़ें यहाँ पे शामिल की जाती है जैसे कि हमने देखे थे। तो इसका वास्तविक अनुमान देखने को मिलता है, यानी कि 12 महीने के पूरे आंकड़े देखने को मिलते हैं, जिसके अंतर्गत हम अगर बात करें अभी वर्तमान की, तो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? जब ये जो है यहाँ पे पिछला वर्ष यानी 2018-19 हम ले सकते हैं, वर्तमान यानी कि 2019-20 ले सकते हैं, और अगला वर्ष यानी कि 20-21 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट रूप से देखें, यहाँ चालू वर्ष में संशोधित अनुमान देखने को मिलता है, 9 महीने के आंकड़े में देखने को मिलते हैं, और अग्रिम वर्ष की बात करें तो अग्रिम अनुमान और बजट वर्ष यहाँ देखने को मिलता है। इसके बाद बजट जो है, बजट पेश करने के 75 दिन की अवधि के अंदर बजट को पारित करना आवश्यक होता है, और उसी के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य अगर बात करें तो यहाँ देखिए, बजट अनुमानित आय और व्यय का एक विवरण होता है। यह एक सीमित अवधि के लिए होता है। बजट को स्वीकृत करने के लिए एक सार्वजनिक निकाय की आवश्यकता होती है। बजट सार्वजनिक एवं संसदीय नियंत्रण से मुक्त नहीं होता है। ठीक है, बजट के प्रस्तुतिकरण का जो दिन है फरवरी माह के अंतिम दिन, मतलब अंतिम दिन के स्थान पर यहाँ फरवरी माह के प्रथम दिन कर दिया गया। मतलब पहले अंतिम दिन इसको प्रस्तुत किया जाता था, परंतु अब ऐसा नहीं किया जाता। अब इसके बाद हम देखेंगे जो वर्ष 2017 की बात करें तो 2017 से पहले क्या किया जाता था? भारत में जो है संघीय बजट को 2 स्तर पर, यानी कि एक तो केंद्रीय बजट होता था, मतलब जिसे आम बजट बोलते हैं, और एक होता था रेल बजट। 2 यहाँ पे प्रस्तुत किए जाते थे, यानी कि आम बजट इसे वित्त मंत्री प्रस्तुत करते थे, और रेलवे बजट जो है इसे रेल मंत्री प्रस्तुत करते थे। परंतु वर्ष 2000 यहाँ पे देखिए, यहाँ 1920 और 21 की अगर बात करें तो उसमें तत्कालीन ब्रिटिश सरकार द्वारा अर्थशास्त्री विलियम एकवर्थ की अध्यक्षता में एक जो है 10 सदस्यीय समिति का गठन किया गया।
इस समिति की अनुशंसा के आधार पर वर्ष 1924 से भारत में रेलवे बजट को सामान्य बजट से अलग कर दिया गया, परंतु रेलवे तथा केंद्र सरकार ये इन दोनों के मध्य वित्तीय संबंधों का नियमन रेलवे कन्वेंशन कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर होता था। फिर बात करें हम किसकी, 2017 और 18 की, 2017-18 की बात करें तो यहाँ पर रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया और इसीलिए अब पृथक रेल बजट यहाँ पर पेश नहीं किया जाता। और सामान्य बजट में भी जो है रेलवे बजट की राजस्व प्राप्तियाँ तथा व्यय की जो मदें होती है वो प्रदर्शित की जाती है। और 18-19 जो बजट आया था उसके अनुसार रेलवे का जो पूंजीगत व्यय है वो हमको देखने को मिलता है 1,48,528 करोड़ रुपए यहाँ देखने को मिलता है। फिर कुछ सैद्धांतिक पक्ष भी होते हैं किसके, बजट के। तो बजट की अगर बात करें यहाँ पे तो जो बजट है, बजट किसी भी देश की आर्थिक गतिविधियों की प्राणवायु होती है, मतलब उसी के द्वारा हमको पूरी आर्थिक स्थिति का पता चलता है और आगे की जो प्लानिंग है उसको हमको देखने को मिलती है, जिसके बिना देश के समस्त आर्थिक कार्यक्रम एवं जो योजनाएं हैं उसका बेहतर संपादन करना कठिन होता है। साथ ही देश की समस्त जो लाभकारी गतिविधियाँ होती है इसका समावेश भी बजट के माध्यम से ही होता है। एक संतुलित बजट की आवश्यकता किसी भी देश के लिए बहुत अनिवार्य आवश्यकता होती है। एक संतुलित बजट से जो है बहुत सारी चीज़ें हमको अपेक्षा की जा सकती है, जैसे बजट का नियतकालिक जो होना आवश्यक होता है, ठीक है, इसकी व्यापकता, पारदर्शिता आदि तथा विभिन्न चीज़ें विकासोन्मुख जो है देश को बनाते हैं, ठीक है। देश की अर्थव्यवस्था प्रत्यक्ष तौर पर बजट से जुड़ी होती है और बजट का लाभकारी एवं प्रबंधनकारी होना अति आवश्यक होता है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। अब बात कर लेते हैं हम बजट के उद्देश्य यानी ऑब्जेक्टिव ऑफ बजट। तो बजट के उद्देश्य क्या होते हैं, बजट क्यों बनाया जाता है, तो ये हमको देखने को मिलता है। तो पहली चीज़ होती है, एक होती है लेजिस्लेटिव यानी जो कानून बनाने का काम करती है, नियम बनाने का काम करती है। तो जो विधायिका होती है जिसे लेजिस्लेटिव बोलते हैं, उसके प्रति जो कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव, विधायिका और कार्यपालिका, विधायिका के प्रति कार्यपालिका की जो वित्तीय एवं न्यायिक जवाबदेही है, वित्तीय एवं न्यायिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने का काम करता है बजट। दूसरी चीज होती है सामाजिक और आर्थिक नीति, मतलब यह एक सामाजिक और आर्थिक नीति का उपकरण होता है जिसका कार्य निर्धारण, वितरण और स्थिरीकरण होता है। इसके अलावा सरकारी कार्यों और सेवाओं की बात करें तो यह जो है सरकारी कार्यों और सेवाओं के कुशल क्रियान्वयन को भी सुनिश्चित करता है। साथ ही हम देखें तो ये विभागों, मतलब जो विभिन्न विभाग होते हैं, जो सरकारी विभाग होते हैं, उनकी विभिन्न गतिविधियां होती है, उनकी ये एक जो है मतलब उनकी एक योजना के अधीन लाकर उनको सभी को उनको एकीकृत यानी इंटीग्रेटेड रूप से वहाँ सम्मिलित करना और इस प्रकार जो है प्रशासनिक प्रबंधन एवं समन्वय को सरल बनाता है कौन, बजट, ठीक है। तो ये हो गया कुछ मुख्य उद्देश्य, मतलब बजट क्यों बनाया जाता है, ये सारी चीज़ हमने देखें। अब इसके बाद हम देख लेते हैं बजट निर्माण की प्रक्रिया। बजट निर्माण की प्रक्रिया को अलग अलग चरणों में यहाँ बांटा जाता है। जैसे कि आपको पता है बजट निर्माण एक अत्यंत जो है कठिन काम है, यानी कि एक जटिल प्रक्रिया हम बोल सकते हैं। भारत में वित्तीय वर्ष की अवधि की अगर बात करें तो हमको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक ये देखने को मिलती है, ठीक है। और बजट निर्माण हेतु सामान्यतः अगर देखें तो बजट प्रस्तुति के समय से 6 से 7 माह पूर्व ही ये जो है प्रारंभ हो जाती है। मतलब अगर बात करें हम फरवरी की तो फरवरी तो 1 फरवरी हो गई, यानी कि जनवरी से लेकर यानी 5 महीने पहले यानी अगस्त से अगर शुरू करें एक काम को तो फरवरी में जाकर ये कंप्लीट होता है। तो लगभग 6 से 7 माह पूर्व ये जो है प्रोसेस शुरू कर ली जाती है बजट निर्माण की। तो यहाँ पे बजट कंप्लीट रूप से बनकर तैयार हो जाता है, ठीक है। तो बजट निर्माण के लिए हमको यहाँ पे कितनी स्टेप्स का फॉलो करना पड़ता है ये हम देख सकते हैं। यहाँ पे हमको लगभग 5 स्टेप्स, ठीक है, 1 है, 2 है, 3, 4 और ये 5 स्टेप को यहाँ पे फॉलो करना पड़ता है बजट निर्माण के लिए। तो जिसको हम बोलते हैं, देखिए, बजट का प्राक्कलन तथा रूपरेखा यानी कि एस्टिमेट बनाना और उसको स्ट्रक्चर तैयार करना, फिर बजट के दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट को तैयार करना, संसदीय चर्चा के बाद संसदीय अनुमति प्राप्त करना, ठीक है। संसद में दोनों मतलब जो सदन है उनमें इनकी अनुमति ली जाती है, बजट का क्रियान्वयन देखा जाता है और फिर वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षण किया जाता है। तो चलिए जान लेते हैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें इनके बारे में ताकि आपके दिमाग में थोड़ी सी क्लियरिटी इसके बारे में बनी रहे। तो पहली चीज़ तो होती है क्या, बजट का प्राक्कलन। बजट का प्राक्कलन अथवा इसकी रूपरेखा को तैयार करना। तो बजट का प्राक्कलन एस्टिमेट तैयार करना इसको बोला जाता है फर्स्ट स्टेज, है ना, फर्स्ट स्टेज इसको बोला जाता है। किसको, ये वाली जो पहली स्टेज है। और इसके अंतर्गत हमको देखने मिलता है बजट निर्माण की जो प्रक्रिया है ये प्रथम चरण है। मतलब इसमें सर्वप्रथम क्या करता है, जो वित्त मंत्रालय होता है, ठीक है, वित्त मंत्रालय होता है, वित्त मंत्रालय द्वारा प्रशासनिक मंत्रालयों, नीति आयोग तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग नाम से जाना जाता है, ठीक है। कैग को क्या बोला जाता है, भारतीय जो पर्स है उसका संरक्षक या रक्षक बोला जाता है।
और इन तीनों के सहयोग से यानी कि प्रशासनिक मंत्रालय, नीति आयोग और केग, इनके सहयोग से बजट की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसमें प्रशासकीय मंत्रालय अपने अधीनस्थ कार्यालयों से प्राप्त विवरण के आधार पर वित्त मंत्रालय है उसको प्रशासकीय आवश्यकताओं की जो सूचना है वो प्रदान की जाती है। उसके अलावा नीति आयोग की बात करें तो पहला तो योजना आयोग था इसके बदले में, और नीति आयोग अभी वर्तमान में है। तो चलिए आप बताइए नीति आयोग की स्थापना कब की गई और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है। ठीक है, तो नीति आयोग जो है योजनाओं की प्राथमिकता के विषय में परामर्श देता है तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक बजट का जो प्रकथन है वो तैयार करने हेतु वित्त मंत्रालय को लेखा कौशल उपलब्ध कराता है। और इस प्रकार प्रथम चरण में व्यय जो होते हैं, एक्सपेंडिचर जो होते हैं, उनके अनुमान तैयार किए जाते हैं। तो ये सारी चीज़ हमको देखने को मिलती है पहले चरण में। दूसरा जो होता है बजट का दस्तावेज तैयार करना, मतलब इसको हम बोलेंगे सेकंड स्टेज। इसको क्या बोलेंगे? सेकंड स्टेज बोलेंगे। तो इस चरण में वित्त मंत्रालय, फिर बात हो गई किसकी? वित्त मंत्रालय की। तो वित्त मंत्रालय द्वारा समस्त जो विभाग है, समस्त विभाग मतलब अन्य जो विभाग होते हैं गवर्नमेंट के अंतर्गत, समस्त विभागों की मांगों को एकत्रित करने तथा वित्तीय जो नीति है उससे संबंधित मामलों में मंत्रिपरिषद में निर्णय लेकर दो अलग अलग भागों में आय और व्यय का विवरण तैयार करते हैं, जो कि हमको देखने को मिलता है एक प्रकार से बजटीय दस्तावेज कहलाता है। बजटीय डॉक्यूमेंट या बजटीय दस्तावेज इसको बोल सकते हैं। किसको? ये जो कंप्लीट रूप से वित्त मंत्रालय के द्वारा अलग अलग जो विभागों है उसकी मांगों, नीतियों को एकत्रित करके मंत्रिपरिषद में निर्णय लेकर दो अलग अलग भाग यानी कि व्यय और आय में तैयार किया जाता है, तो उसको बोलेंगे बजटीय दस्तावेज। और वित्त मंत्री द्वारा इस दस्तावेज को सामान्य रूप से फरवरी के प्रथम कार्य दिवस में लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है और इसके बाद वित्त मंत्री द्वारा बजट भाषण दिया जाता है। उसके बाद होती है तीसरी स्टेज। तीसरी स्टेज में संसदीय चर्चा के बाद संसदीय अनुमति प्राप्त करना, मतलब इसको बोला जाता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज इसको बोला जाता है और बजट निर्माण का तीसरा चरण होता है ये। और ये जो होती है संसदीय परिचर्चा से इसका प्रारंभ किया जाता है। संसद में विभिन्न मदों पर चर्चा के बाद बजट को जो है अनुमति दे दी जाती है। तो यहाँ पे जो है अनुमति देने का काम किया जाता है तीसरी स्टेज में। चौथी स्टेज की अगर बात करें तो चौथी स्टेज मतलब यहाँ पे फोर्थ स्टेज इसको बोला जाता है। और बजट निर्माण के तीसरे चरण का प्रारंभ अगर देखें तो ये तीसरे चरण नहीं है, ये चौथा चरण है। तो ये बजट क्रियान्वयन है। तो संसद द्वारा जो केंद्रीय बजट है उसको पारित किए जाने के बाद क्या किया जाता है? बजट निर्माण का यहाँ पर चौथा चरण चालू होता है। चौथा चरण अगर बात करें तो यहाँ पे विनियोग एक्ट, विनियोग अधिनियम के अनुसार इसके क्रियान्वयन की कार्यवाही प्रारंभ की जाती है। कार्यवाही प्रारंभ करने के बाद क्या होता है? बजट के क्रियान्वयन में मुख्य रूप से कुछ प्रोसेस यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कौन कौन सी प्रोसेस देखने को मिलती है? जैसे वित्तीय स्रोतों का एकत्रीकरण देखने को मिलता है, वित्तीय संसाधनों का संरक्षण देखने को मिलता है, वित्तीय संसाधनों का वितरण, उसके बाद सरकारी आय व्यय का लेखा देखने को मिलता है और बाद में हम देख सकते हैं लेखांकन। तो ये सभी प्रोसेस किसके अंतर्गत शामिल की जाती है? बजट के क्रियान्वयन के अंतर्गत। पांचवी स्टेप जो होती है, जो कि लास्ट स्टेज कहलाती है, फिफ्थ स्टेज जिसे बोलते हैं, ठीक है, बजट निर्माण का अंतिम चरण होता है ये। और यहाँ पे हमको बात करें लेखा परीक्षण, लेखा परीक्षण का चरण ये कहलाता है। और इस चरण में सामान्यतः है सभी सरकारी विभागों द्वारा प्रति माह के लेखे यानी जो हिसाब होता है उसको महालेखाकार के कार्यालय में भेजे जाते हैं। और यहाँ पर इन्हें आय व्यय के लिए निर्धारित विभिन्न जो टॉपिक्स होते हैं, शीर्षक होते हैं, टाइटल्स होते हैं, उसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। और फिर इन लेखों का नियमित रूप से लेखाधिकारियों द्वारा अंकेक्षण किया जाता है। इसके अलावा अंकेक्षण के बाद महालेखा जो परीक्षक होता है उसके द्वारा जो है इन लेखों का वार्षिक संकलन भी किया जाता है। जैसे मुख्य रूप से अगर बात करें तो जैसे राजस्व होता है, राजस्व खाता होता है, पूंजीगत खाता होता है, ऋण खाता होता है, दूरस्थ जो प्राप्तियाँ होती है, ये सभी चीज़ें जो होती है बजट सत्र में संसद के समक्ष प्रस्तुत की जाती है। और इस प्रकार बजट के अंतिम चरण के पूर्ण होने के बाद बजट संबंधी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण की जाती है। तो ये कंप्लीट रूप से हमको देखने को मिलता है बजट निर्माण की प्रक्रिया, जो विभिन्न स्टेज यानी कि लगभग 5 स्टेज से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे हम जो है सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे देखी एक बार हम इसको देख लेते हैं, फिर बाकी के टॉपिक हम जो है नेक्स्ट क्लास में यहाँ पे देखेंगे। तो पहली चीज़ तो हमने बजट के बारे में देखा। बजट होता क्या है? मतलब एक सरकार है, सरकार के अंतर्गत जो समस्त एक वर्ष की जो वित्तीय व्यवस्था, मतलब एक वित्तीय वर्ष है उसके अंतर्गत समस्त आय और व्यय का जो विवरण होता है उसे हम क्या बोलेंगे? बजट, सिंपल भाषा में। और विस्तार से डेफिनेशन भी हम इसके देख सकते हैं। उसके बाद हमने देखें सार्वजनिक बजट होता क्या है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वार्षिक वित्तीय विवरण के अंतर्गत हमने देखें क्या क्या चीज़ें शामिल की जाती है। इस इतिहास हमने देखें, जो बजट है उसका इतिहास यहाँ पे बात करें। साथ ही यहाँ पे बात करें हम तो हमने वित्तीय वर्ष के अंतर्गत जो 3 चीज़ें होती हैं यानी कि पिछला वर्ष होता है, चालू वर्ष होता है और अग्रिम वर्ष, इन तीनों चीज़ों को शामिल किया जाता है यहाँ पे वित्तीय वर्ष के अंतर्गत, जिसमें सारी चीज़ों को बजट में शामिल किया जाता है। फिर बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखें।
इसके अलावा बजट के उद्देश्य देखें, बजट क्यों प्रस्तुत किया जाता है। साथ में निर्माण की प्रक्रिया जो कि लगभग जो है 5 स्टेप से होकर गुजरती है। बजट का प्राक्कलन अथवा रूपरेखा तैयार करना, बजट का दस्तावेज तैयार करना, संसदीय चर्चा के बाद संसदीय अनुमति प्राप्त करना, बजट का क्रियान्वयन देखने को मिला, वित्तीय कोषों का लेखांकन और लेखा परीक्षण यहाँ पे देखने को मिलता है। तो इस प्रकार हमारा जो है ये जो इतनी सारी चीज़ें हैं हमने यहाँ पे कंप्लीट करे। आई होप सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होगी। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर टेलीग्राम चैनल और ग्रुप में जोड़कर आप वहाँ भी मुझसे जो है चर्चा कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।